गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्कूल लर्निंग। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की भूगोल की पुस्तक का दूसरा अध्याय जो कि भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन है, आज उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन्हें समझकर आगे बढ़ते हैं। भूमि यानी कि ज़मीन, मृदा यानी कि मिट्टी, जल तो आप लोग समझते ही हैं, प्राकृतिक वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, और वन्य जीवन संसाधन मतलब उसमें रहने वाले जीव जंतु और उनका जीवन। इसको समझने के लिए इसके अंतर्गत दो छोटी सी स्टोरी दी गई है, पहले हम उसे समझेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है कि तंजीनिया जो कि अफ्रीका का एक छोटा सा गांव है, इसमें माम्बा एक लड़की है जो कि पानी लाने के लिए सुबह उठती है और उसे पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो है अफ्रीका में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जब वह पानी लेकर आती है तो उसके बाद अपनी माँ की सहायता करती है घरेलू कार्यों में। इसके अलावा वो अपने भाई की भी सहायता करती है जो कि बकरियों की देखभाल कर रहा है, उसकी भी मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी एक छोटी सी झोपड़ी है जिसके चारों ओर क्या है तो चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा जो है अपने पिता के परिश्रम के बाद कुछ जो है मक्का और सेम ही वे उगा पाते हैं, माम्बा के पिता। फिर भी उनके परिवार के लिए यह जो है साल भर का भोजन जो है पर्याप्त नहीं है, मतलब इतना भोजन क्या है उनके लिए कम है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी तंजीनिया की, जो कि अफ्रीका में एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे आपने देखा कि एक छोटी सी लड़की जो कि पानी लाती है दूर जाकर और अपनी माँ की भी सहायता करती है, अपने भाई की भी सहायता करती है और अपने पिता की भी सहायता करती है। फिर भी इतना पर्याप्त नहीं है उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, पर्याप्त भोजन उन्हें नहीं मिल पाता है। अब दूसरी यहाँ पे स्टोरी दी गई है जो कि पीटर न्यूजीलैंड का एक रहने वाला लड़का है जो कि भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। यहाँ पर परिवार उन प्रक्रम का करने का कारखाना चलाता है। उसके परिवार में जो लोग हैं और वहाँ रहने वाले लोग ज़्यादातर ऊन का व्यापार करते हैं। प्रतिदिन जब पीटर विद्यालय से लौटता है तो वो अपने चाचा की सहायता करता है भेड़ों की देखभाल करने में और उनका ऊन निकालने में। यहाँ पे विस्तृत घास के मैदान भी हैं। नए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके और वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके क्या किया जाता है तो वो भेड़ के ऊन भी निकाल पाता है और दूसरा क्या है जैविक कृषि से वो सब्जियां भी उगा पाता है। अब आगे चलिए इसे पढ़ते हैं। माम्बा और पीटर जो है विश्व के दो विभिन्न स्थानों पर, मतलब अलग अलग स्थानों पे। आप भी ऐसी कोई स्टोरी अपने मन में सोचें और बताएं। आप जिस भी राज्य या शहर से रहते हैं आप भी जो है पीटर और माम्बा की तरह अपनी स्टोरी को डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है, इन दोनों के जीवन में और हमारे और आपके जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता ये किस लिए मतलब अलग होती है, माम्बा, पीटर, हम और आप, इन सारे लोगों का जीवन और बाकी अन्य लोगों के जीवन में क्यों अंतर होता है? तो इसका कारण है भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणी प्रौद्योगिकी के उपयोगों की भिन्नता के कारण इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड जो होता है यानी कि हमारी पृथ्वी, उस पर अलग अलग वातावरण क्यों होते हैं। तो मिट्टी के कारण, उसके बाद वातावरण के कारण, फिर आपको गुणवत्ता के कारण, प्राकृतिक वनस्पति के कारण, प्राणी और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण जो है सारे जगहों पर भिन्नता पाई जाती है। अब चलिए अभी यहाँ पे कुछ दिया गया है जिसे हम पढ़कर समझते हैं कि आओ कुछ कर कर सीखें। हम जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश की भूमि, मिट्टी, उसकी प्रकार, जल उपलब्धता का परीक्षण करें और अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार की लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस भी राज्य या शहर में रहते हैं अपनी भूमि के बारे में बताएं। वहाँ की भूमि कैसी है, मिट्टी कैसी है, जल की मात्रा कितनी है और क्या क्या वहाँ पे उगाया जाता है, तो आप बताएं और इसे अपने मित्रों में भी चर्चा करें। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या जो है भूमि के क्षेत्र में 30% भाग पर ही रहती है, से 70% भूमि पर। तो यह विरल जनसंख्या है, यह वह निर्जन है। अब मान लीजिए कि हमारी भूमि क्या है वो 100% है। 100% किसी भी चीज़ को हम ले सकते हैं, लेकिन हम इन 100% पर रहते हैं या फिर इसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते। केवल 90% भूमि पर जो क्या है इसमें 30% भाग पर हम लोग रह पाते हैं और जो 70% है वो विरल जनसंख्या है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे आपको जंगल होंगे, उसके बाद जो ज़मीन बाकी होगा वो नदी में होगी और उसके अलावा जो है पेड़, पर्वत, पहाड़ ये सब होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं 30% इसका उपयोग कर पाते हैं, बाकी जो है उनमें जलमग्न है और कुछ जगह पे जो है वन है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं भूमि यानी कि ज़मीन के बारे में। तो भूमि सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी शामिल है।
जो कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत में भी भाग में आवास योग्य नहीं है। मतलब यहाँ पे भूमि के बारे में बताया कि हम लोग 30% उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हम नहीं रह सकते हैं, जैसे कि चट्टान वाले इलाके हो गए, पर्वत वाले इलाके हो गए, जंगल वाले इलाके हो गए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया गया। उबड़ खाबड़ स्थल कृति, पर्वत के तीव्र ढाल, जलाक्रांता, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं संघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व में सबसे संघन बसे क्षेत्र है। जैसे कि जमीन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि मान लीजिए ये हमारी ज़मीन है, तो पहले ही बता दिया गया कि 30% केवल हम इसका उपयोग करते हैं रहने के लिए। उसके अलावा भी उस 30% में भी आपको कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर हम नहीं रह सकते, मतलब वो रहने के लिए उपयोगी नहीं है। अब इन 30% जो भूमि है इस पर हम रहने के साथ साथ, आवास बनाने के साथ साथ जो है यहाँ पे खेती वगैरह भी करते हैं, तो ये इसलिए आवश्यक है। इसलिए कहा भी जाता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे लिए जो भूमि है वो क्या है, संगन भसे क्षेत्र है। मतलब यहाँ पे जो है लोग ज़्यादा रहते हैं और यही वो स्थान है जहाँ पे आदमी क्या कर सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है जिसे हम समझते हैं कि यह जो चित्र है, आप भूमि के कितने उपयोगों की पहचान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है जो कि भूमि तो है बड़े इलाके में, लेकिन हम किस लिए यहाँ पे कुछ ही जो है वहाँ पे आपको कुछ ही स्थानों पर दिख रहे होंगे कि घर बने हुए हैं, बाकी कुछ स्थानों पर आपको पानी दिख रहा होगा, बाकी कुछ स्थानों पर आपको खेत वगैरह दिख रहे होंगे। मतलब हम पूरी तरीके से क्या करते हैं, भूमि का उपयोग केवल रहने के लिए नहीं करते, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका भूमि में उपयोग किया जाता है। ये ऑस्ट्रिया में साल्ज़बर्ग का एक चित्र दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भूमि का उपयोग हम किस किस क्षेत्रों में करते हैं। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि यानी कि खेती वगैरह, वानिकी, खनन, सड़क और उद्योग की स्थापना। साधारण इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो हम जान लें कि भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, किन किन कार्यों के लिए। तो सबसे पहले तो भोजन आवश्यकता है, तो कृषि, उसके बाद खनन जैसे कि मिनरल वगैरह निकालना, उसके बाद सड़क के लिए प्रयोग किया जाता है, फिर उद्योगों की स्थापना जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बनाया जाता है। इन सारी चीज़ों में भूमि का ही पर्याप्त रूप से उपयोग किया जाता है। तो हम भूमि के उपयोग को समझ गए, इसे हम भूमि उपयोग कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भूमि उपयोग क्या होता है तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि माम्बा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग, जैसे कि माम्बा के पिताजी क्या करते थे, तो माम्बा के पिताजी खेती वगैरह करते थे जहाँ पे वो मक्का और सेम उगा लेते थे। उसके बाद जो पीटर है, पीटर के लिए क्या था कि उसका जो परिवार है वो ज़्यादा ऊन की खेती, ऊन का व्यापार किया करता था, तो भूमि का प्रयोग उसके लिए भी किया जाता था। और जो उसके पास बची खुची भूमि थी वहाँ पर तकनीकी रूप से यानी कि प्रौद्योगिकी की सहायता से और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकता था। तो आप इन दोनों के बारे में और भी कुछ सोच सकते हैं और बता सकते हैं और इसकी सूची बना सकते हैं, तो करके देखिए स्वयं रूप से। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है। अब चलिए हम इससे समझते हैं एक डायग्राम, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी भूमि है, इसमें जो है हम मान लीजिए इस स्थान पे हम रहते हैं, तो यहाँ पे हम खेती वगैरह कर लिए, उसके बाद हम यहाँ पे सड़क वगैरह बना लिए, फिर यहाँ पे खनन वगैरह बन गया। उसके अलावा जो है इन क्षेत्रों में जो है जल की प्रचुरता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक भूमि को हम कितने तरीके से उपयोग कर रहे हैं, और जो है यही भूमि का उपयोग किया जाए ना सही रूप से प्रतीत होता है। यहाँ पर जनसंख्या भी होती है और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों में स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में नहीं होती। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट या औषधियों बूटियों को एकत्रित करना। इसे सामुदायिक भूमि में साझा संपत्ति संसाधन भी कहता है। चलिए हम स्वामित्व के रूप में समझे और सामुदायिक भूमि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ज़मीन है और कुछ आपके पास भी ज़मीन है, तो उस पर या तो आपके पिताजी का पूरी तरीके से हक हुआ, आपके पिताजी उस पर जो चाहें अपनी ज़मीन पर कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पिताजी के स्वामित्व पर है। मतलब उसमें चाहेंगे तो खेती कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
फिर जो सामुदायिक भूमि होती है उसका उपयोग हम लोग समुदाय के रूप में करते हैं, जैसे कि आपको सड़क वगैरह भी बनाना हो गया। उसके अलावा जो होता है कि मान लीजिए कि एक खुला मैदान है, वहाँ पे हम लोग चारे के लिए जानवरों को छोड़ देते हैं। इसका भी प्रयोग आप क्या कर सकते हैं, चारा के रूप में कर सकते हैं भूमि का प्रयोग। उसके अलावा जो है औषधि बूटी को एकत्रित करने में किया जा सकता है। तो सामुदायिक भूमि को हम समझ चुके हैं और यही साझा संपत्ति संसाधन भी कही जाती है, क्योंकि हम एक दूसरे से उसे बांटते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सामुदायिक भूमि है तो उस पर हम क्या करते हैं, विद्यालय बना सकते हैं, उसमें सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, मंदिर बना सकते हैं, वहाँ पे सारे लोग पूजा पाठ करने आते हैं, या फिर पार्क वगैरह हो गया। तो इसे हम क्या करते हैं, सामुदायिक भूमि के रूप में समझ सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। उसके स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग जो है प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारक निम्नीकरण, भूसंखलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा। चलिए हम इसे समझते हैं कि यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इस पर जितना भी स्थान होगा वो तो सीमित है, लेकिन मान लीजिए ये जनसंख्या है जो कि दिन प्रतिदिन आजकल बढ़ रही है। जनसंख्या को कम करने के लिए परिवार नियोजन प्रणाली भी अपनाई गई, लेकिन फिर भी जितनी जनसंख्या पृथ्वी पर होनी चाहिए उससे अधिक है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो ये जनसंख्या का स्वरूप है, मतलब पृथ्वी पर जितनी भूमि है उससे अधिक क्या है, जनसंख्या है। तो जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण जो है पृथ्वी या पृथ्वी के ऊपर जितनी भी ज़मीन है वो तो नहीं बढ़ेंगी। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहिए। अगर हम जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करते हैं तो भूमि में ऐसा कुछ है नहीं कि आज इतनी बढ़ी है तो कल ज़्यादा हो जाएगी, ये कभी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, सीमित रूप में है। तो मान लीजिए कि पहले जनसंख्या कम थी तो लोग आसानी से घर वगैरह बना रहे थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। अब हमारे पास ज़मीन इतनी ही है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं, जंगलों को साफ किया जा रहा है। आदमी की आवश्यकता ज़्यादा होने के कारण जो है भूमि का उपयोग अधिक किया जा रहा है। भूमि के अधिक उपयोग होने से जो है आज हमें भूमि जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित रूप में मालूम हो रही है। इसका अर्थ क्या है, तो अगर हम ज़्यादा जंगल काटेंगे तो हमें ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाएगी। हम जानते ही हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए आवश्यक है, वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं बदले में। तो इसीलिए अगर हम जंगलों को काटेंगे ज़्यादा तो हमारे लिए आने वाले समय में समस्या पैदा हो सकती है। उसके अलावा जो है भूमि के अधिक उपयोग हो जाने के कारण जो है आज हम देखने को हमें क्या मिल रहा है, भूमि का निम्नीकरण, मतलब यह हद से ज़्यादा प्रदूषित हो गई। क्योंकि भूमि में जैसे कि मान लीजिए खेती वगैरह हम करते हैं तो उसमें केमिकल जो होते हैं वो भूमि में मिल जाते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले जो रसायन होते हैं वो भी भूमि और मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें भूमि को एक तरीके से प्रदूषित करते हैं। उसके अलावा भूसंखलन का आपने नाम सुना होगा, जैसे कि धरती का घसक जाना, नीचे चला जाना, या फिर पहाड़ पर्वत का अपने आप ढह जाना। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो चलिए उसे हम समझते हैं। हम मिनरल को मतलब अधिक से अधिक मिनरल पाने के लिए क्या करते हैं, तो खुदाई करते हैं। उसके अलावा विस्फोटक पदार्थों से काम लेते हैं, जिस कारण जो होता है हम मिनरल का प्रयोग तो कर लेते हैं लेकिन भूमि को एक तरीके से खोखला कर देते हैं। खोखला होने के कारण जो है ये स्वतः ढह जाती है, यही भूसंखलन कहलाती है। मृदा अपरदन आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आज हम पेड़ों को अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, उसके बदले अगर पेड़ हम नहीं लगा रहे हैं तो पेड़ जो होता है वो हमारे लिए किसी एक आवश्यकता नहीं, अनेकों आवश्यकता के लिए निर्भर है। वो हमें लकड़ी देता है, हमें शुद्ध वायु देता है। उसके अलावा ये वर्षा में भी सहायक होता है और मिट्टी की पकड़ को मजबूत करने में, पेड़ की जो जड़ें होती हैं मिट्टी को कसकर पकड़ी रहती है, जिसके कारण जो है अगर बाढ़ वगैरह आ जाए तो मिट्टी की ऊपरी परत को बहाकर नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो मृदा का अपरदन होना क्या है, स्वाभाविक है। चलिए आप इसे समझ गए होंगे। और मरुस्थलीय पर्यावरण क्या है कि अगर हम हद से ज़्यादा पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और क्या होगा, हद से ज़्यादा अगर पृथ्वी गर्म होने लगी तो वातावरण भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जिस कारण जो है सारा इलाका एक मरुस्थल की तरह हो जाएगा। यही मरुस्थल पर्यावरण के लिए क्या है, मुख्य खतरा है। चलिए अब यहाँ पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि आओ कुछ कर देखते हैं। अपने घर या पड़ोस में कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित करें। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में सूचना पट पर प्रदर्शित करें। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि आपके घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपके आस पड़ोस में अभी से लेकर पिछले तक में क्या परिवर्तन है। जैसे कि आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं। मान लीजिए कि पहले जो मनुष्य की आयु होती थी वो आराम
आराम से मतलब बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता था कि एक मनुष्य आराम से 100 वर्ष तक जीवित रह जाता था, लेकिन अब क्या आप देखते हैं कि 75 या 80 साल तक ही वो जीवित रह पाता है। इसका कारण क्या है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो वातावरण का प्रदूषित होना और दूसरा जनसंख्या वृद्धि होना। आज हम किसी भी चीज़ को शुद्ध रूप से नहीं ग्रहण करते। अगर हम कोई भी खाना पीना खाते भी हैं तो उसमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं। जैसे आप किसी भी सब्जी को ले लीजिए तो उन्हें बढ़ाने के लिए समय से पहले केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम केमिकल वाले सामान को खाते हैं तो उससे क्या होगा, हमारी आयु भी कम हो जाएगी। इसलिए आज मनुष्य जो है वो 100 वर्षों तक नहीं जी पाता है, केवल 70, 75 या 80 वर्ष तक ही वो जीवित रह पाता है। आप इसे समझ गए होंगे। ऐसी ही जानकारी आप अपने आस पड़ोस या बड़े बुजुर्ग से इकट्ठा करें और उसे अपने स्कूल में बताएं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो लिखा गया देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, भूमि उपयोग के समय अनुसार परिवर्तन, मतलब पहले और अभी में क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आप ऊपर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका ये एक आंसर भी हो सकता है कि मान लीजिए पहले कुछ गाँव थे, गांव जब हट गए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ खेत है, यहाँ पशु है और यहाँ छोटे छोटे झोपड़ी हैं बहुत सारे। फिर धीरे धीरे जब परिवर्तन हुआ, चित्र 2 में आप देख सकते हैं खेत है और जो है सड़क थोड़ी अच्छी बन गई और जो है घर वो पक्के ईंटों के मकान बन गए। उसके बाद आप आगे चित्र 3 में बढ़िए तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। जो कच्ची सड़कें थी वो पक्की सड़क बन गई है। पहले लोग जो है पैदल जाया जाते थे, लेकिन अब जो है वो कार का प्रयोग कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पे पक्की सड़कें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, घर भी हैं, वो ईंट के मकान बन गए हैं। तो पहले और अभी में बहुत सारे अंतर आए हैं। उसके बाद आप देखिए चौथे चित्र में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कम घर है लेकिन यहाँ पे अधिक घर है। जिस जगह खेत हुआ करता था, खेत को हटाकर पार्क बना दिया गया है। और उसके अलावा जो है आप घरों को देखिए तो बहुत ज़्यादा सटे सटे मालूम पड़ रहे होंगे, मतलब घर सारे क्या है, नज़दीक में है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है घरों को भी मतलब क्या किया जा रहा है, तो सीमित स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा बनाया जा रहा है, मतलब सटे सटे आपको घर दिख रहे होंगे। इसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन सबसे बड़ा आपके सामने है, जनसंख्या। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती चली गई, हमारे पास ज़मीन सीमित है। आप देख भी सकते हैं पहले हमारे पास सीमित ज़मीन थे तो हम उस पर बहुत अच्छे से सब कुछ कर पा रहे थे, खेती भी था, गांव घर अच्छा भी था और वातावरण भी साफ था। लेकिन आप उसके बाद दूसरे चित्र में देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको बिजली तार वगैरह भी दिख रही होगी। धीरे धीरे जो है इलाके में घर वगैरह जो है वो बढ़ते जा रहा है। फिर आप तीसरे पिक्चर में देखिए कि यहाँ रोड बन गए हैं, गाड़ी वगैरह सब आ गए हैं। और चौथे चित्र में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह भी खुल गए, कार वगैरह भी चलने लगे, गाड़ियाँ भी चलने लगी, जिस कारण यहाँ पे वायु प्रदूषण होना स्वाभाविक है। तो हम जानते हैं कि जनसंख्या एक बड़ा स्रोत है किसी भी चीज़ को प्रभावित करने में। अब यहाँ पे आगे देखिए जो आपको बताया गया कि भूमि उपयोग समय के अनुसार क्या हो गया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। आप भी देखकर समझ सकते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इस प्रकार प्रकृति संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना होगा। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके। आप इसे हम समझ सकते हैं सरल शब्दों में कि मान लीजिए जैसे अगर जनसंख्या जिस समय कम थी तो हम आसानी से मतलब रह रहे थे, कुछ घर थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे और खेती वगैरह भी थी, वातावरण बिल्कुल स्वच्छ और साफ था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, आप देखिए ट्रैफिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, घर जो है वो बहुत ज़्यादा बनने लगे, जंगलों को काटकर घर बनाया जाने लगा, जैसा कि आप ऊपर चित्र में भी देख रहे होंगे। उसके बाद जो है वन अगर काटे गए तो जाहिर सी बात है कि प्रदूषण तो स्वाभाविक है होना। उसके बाद आपको खेत वगैरह जो थे उनको भी हटाकर जो है लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवास बना दिया गया, पक्की सड़कें बना दी गई। हम क्या देख रहे हैं इस क्षेत्र में कि धीरे धीरे जंगल साफ होते चलेगा। इसी तरीके से अगर जंगल साफ होते चले जाएंगे तो प्रदूषण का खतरा बढ़ जाएगा। उसके बाद जितने भी फैक्ट्री वगैरह हैं उनसे रासायनिक कीटनाशक निकलने लगे। जो हम खेती साधारण करते थे, अब जो है खेती जो है हम केमिकल का प्रयोग करके करते हैं। उस केमिकल के प्रयोग होने के कारण जो है भूमि जो है वो प्रदूषित होनी स्वाभाविक है। तो अगर हम ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं और अतिचारण पर रोक नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, भूमि अधिक से अधिक समय में प्रदूषित ही हो जाएगी, जिसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर भी पड़ेगा। अब चलिए समझते हैं मिट्टी यानी कि मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि की निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों के जैव पदार्थ और
भू संकलन के सामान्य रूप से शैल या देखिए यहाँ पे पहले हम इससे ऊपर समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी हम जानते ही हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, बड़े बड़े चट्टानों से ही हुआ है। उसमें हवा, पानी, आंधी की मुख्य रूप से भूमिका है और सूर्य के प्रकाश की। जब ये पत्थर के टुकड़े टूट जाते हैं तो महीन रूप में वितरित हो जाते हैं। इसे बनने में बहुत वर्ष लगते हैं, करोड़ों लाखों वर्ष लगते हैं, जिसके कारण मिट्टी जो है तैयार होती है। तो मिट्टी की जो सबसे पहली परत होती है पतली वाली, उसे ही मिट्टी कहा जाता है, जो कि स्थल रूप में हमें पाई जाती है, हमें प्राप्त होती है। अब जैसे कि यहाँ देख लीजिए एक भूसंकलन दिखाया गया, जैसा कि ऊपर चर्चा किया गया था कि ज़मीन और पहाड़ जो हैं अपने आप कैसे धंस जाते हैं, तो हम इसे पढ़कर समझ सकते हैं। भूसंकलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी में विरहित संचालन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे प्रायः बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा से भूसंकलन होता है। यह नदी के प्रभाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्ध अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों में आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूसंकलन एक मुख्य रूप से विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, जो कि प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं कि भूसंकलन जो है सामान्य रूप से क्या है, शैल या मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी है। अब हमारे पास बहुत सारे स्थानों में मिट्टी है। मिट्टी तो मजबूत इसलिए हो जाती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश, आंधी, तूफान, इन सब का प्रभाव उस पर पड़ता है। लेकिन अगर जब हद से ज़्यादा अगर लंबे समय तक वर्षा होने लगती है, तो वर्षा होने के कारण क्या होता है, मिट्टी गीली हो जाती है। मिट्टी गीली हो जाने के कारण जो है वो धंसने लगती है, और इसी कारण क्या होता है, भूसंकलन होता है। कुछ समय तक जो है नदी भी अवरुद्ध हो जाती है, मतलब रुक जाती है, जिस कारण जो है बहुत सारे घाटियों में विध्वंस आ जाता है, मतलब एकाएक हमको पानी देखने को मिलता है बाढ़ वगैरह के रूप में। इसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में भी भूसंकलन होना सामान्य रूप से यह बात है कि जब भी वर्षा ज़्यादा होगी तो मिट्टी क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, जिस कारण जो है यह भूसंकलन की प्रक्रिया का रूप ले लेती है। ये इसे प्राकृतिक आपदा भी हम लोग कह सकते हैं। और यह क्या करती है, तो मनुष्य के जीवन को आघात पहुंचाती है और मानवीय संपत्ति को भी, जो कि एक चिंता का विषय है। अब आप भी जानते हैं कि अगर हद से ज़्यादा कोई चीज़ हमें मिलती है तो वो क्या करती है, विनाश का ही कारण बनती है। अब चलिए इसके आगे पढ़कर समझे कि एक वस्तु स्थिति अध्ययन क्या है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकाग पीओ के निकट जो है पंजी गांव में बड़े भूसंकलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत का सड़क 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया। भूसंकलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिस कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों में क्षति पहुंच गई और पंजी गांव को किसी संभावित मानव विनाश के बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया। चलिए अब इसे हम समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के रेकाग पीओ के निकट जो पंजी गांव है उसकी घटना क्या है। इसे हम सरल शब्दों में कहते हैं, वहाँ पे NH एक रोड है, मतलब 22 मार्ग, जिसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, तो वो कैसे धंस गया। चलिए हम इसे आपको बताते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि ये क्यों हो गया और इसके पीछे कारण क्या था। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्या है, तो पहाड़ है, पर्वत है। ये हिमाचल प्रदेश का एरिया, तो जाहिर सी बात है कि ये पहाड़ी क्षेत्र होगा। उनमें हम अपने मिनरल्स को पाने के लिए विस्फोटक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होते हैं, अंदर अंदर खोखले ही हो जाते हैं। उस पहाड़ी के नीचे जो ज़मीन है वहाँ पर लोग रहते थे और वहीं पे जो है NH महामार्ग 22 बनाया गया था। जब ये भूसंकलन हो गया, भूसंकलन हुआ किस कारण से, तो वहाँ पे विस्फोटक पदार्थों के कारण जो है जो पहाड़ था वो अंदर से खोखला हो गया था। वो अचानक गिर जाने से जो नीचे की ज़मीन थी वो पूरी तरीके से उसके अंदर समा गई। इसलिए अब जो है उस वहाँ 200 मीटर तक भाग नष्ट हो गया। इसलिए उस जगह को अब जो है खाली करा लिया गया ताकि मानवीय संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। चलिए आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या है। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है और भूसंकलन के उत्पन्न होने से कौन कौन से कारक हैं, जो उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूसंकलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्नलिखित हैं। हम भूसंकलन को कैसे रोक सकते हैं, तो भूसंकलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना और इस प्रकार के क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। इसके कहने का अर्थ है कि जिस जगह ज़्यादा भूसंकलन होता है उस स्थान पर हम न रहें और भूमि के खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण किया जाए कि अगर भूमि खिसकती है तो वहाँ पे बड़ी सी दीवार बना दिया जाए ताकि मलबा में लोग न दब सके। भूसंकलन को रोकने में सबसे प्रभावित तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर हम वनस्पति आवरण में वृद्धि करते हैं तो जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को कस के पकड़ी रहती हैं। अगर हम पेड़ काट देंगे तो भूसंकलन होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पर मिट्टी ढीली हो जाएगी। तो हम वातावरण में वनस्पति आवरण करके क्या कर सकते हैं, इसमें वृद्धि कर सकते हैं।
और भू संकलन को कम कर सकते हैं। सतही अपवाह या झरना प्रभावों के साथ साथ भू संकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अचानक नदियाँ जो है वो आकर बह जाती हैं और बहती नदियों की धारा के साथ जो है बहुत सारे मतलब जो मिट्टी होते हैं वो उस जगह से हट जाते हैं और अचानक जो आपदा की स्थिति आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अपवाह का तरीका बना सकते हैं। अपवाह जो है नदी को रोकने के लिए बहुत सारे मार्ग होते हैं। अगर हम पहले से तैयार हैं तो आने वाले समस्या से क्या किया जा सकता है, निपटारा किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए आपको एक चित्र दिया गया है जो कि प्रतिधारी दीवार के बारे में बताया। यहाँ पे एक लंबी सी दीवार आपको दिख रही है भूसंकलन को रोकने के लिए। तो हम इस तरीके की योजना बनाकर क्या कर सकते हैं, भूसंकलन को रोक सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम आगे समझते हैं। यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका का वर्णन किया गया है, एक चित्र के द्वारा इसे समझा जा सकता है। यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा होगा जिसमें कि ये सबसे ऊपरी परत है जहाँ पे पेड़ वगैरह उगते हैं और छोटे छोटे प्लांट। ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, ये जो है ह्यूमस यानी कि इसमें जो होते हैं मिनरल मिले होते हैं, जैसे कि आपको खाद जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये कैसे तैयार होते हैं, इसमें जो जीव होते हैं, जीव जंतु और पेड़ जो होते हैं वो गल जाते हैं। गलने के बाद जो है ये खाद बनाते हैं। तो मृत जीव और पेड़ के गले हुए भाग से क्या तैयार होता है, ह्यूमस तैयार किया जा सकता है। अगर किसी मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाया जाता है तो वहाँ पे जो है अच्छे से प्लांट जो है वो नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे जो है तीसरे में आपको दिया गया है कि बालू, गाद और क्ले के साथ जो है ये उपमुद्रा है। उसके बाद जो है ये अक्षय चट्टानी पदार्थ है और ये क्या है, जनक चट्टान है। ये मिट्टी के बारे में आपको दिखाया जा रहा है कि मिट्टी का स्तर जो है किस तरीके से होता है। ये पहला स्तर है जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, इसमें ह्यूमस पाए जाते हैं। ये अक्षय चट्टान पदार्थ और ये क्या है, जनक चट्टान है। तो मिट्टी जो होती है वो इसी तरीके से होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अक्षय क्या होता है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणी और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावर्तित सैलो चट्टानों का टूटना और क्षय होना। मतलब अक्षय वही होगा जैसे कि पहाड़ पर्वत और ज़मीन से आदमी मिनरल लेने के कारण जो धातु वगैरह होती हैं उसको पाने के कारण उसमें वो किसी तरीके से उसको क्षति पहुंचा, खोद कर या तोड़ कर या विस्फोटक पदार्थों के द्वारा या अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो किसी कारणवश क्या होता है कि आने वाले समय में जब उसे खोखला कर देते हैं तो वो अचानक से टूट कर गिर जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अक्षय कहते हैं। यह क्या किस तरीके से होता है, तापमान परिवर्तन के कारण हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्वत या पहाड़ बहुत पुराना हो चुका है, वो अपने आप ध्वस्त हो जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण है कि मनुष्य ने अपने प्रयोग के लिए उसे नुकसान पहुंचाया और आने वाले समय में क्या हो गया, तो इसका अपक्षय हो गया। अब चलिए आप अपक्षय को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है और खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। क्योंकि मिट्टी में अगर ह्यूमस नहीं मिला होगा तो किसी भी तरीके से प्लांट और पेड़ जो हैं वो अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उसमें ह्यूमस का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। ये आपके लिए कहा जा रहा है कि कोई भी मिट्टी का निर्माण जो होता है पहले ही बता दिया गया है कि सैकड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। चलिए अब इसे तो आप मालूम हो ही गया होगा आप लोगों को। अब चलिए मिट्टी है इसके बारे में जानते हैं। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। मतलब मिट्टी जो होती है वो कितनी पुरानी होगी, किस रंग की होगी, यह मिट्टी पर निर्भर करता है। मिट्टी जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर उसमें ह्यूमस मिला हुआ है तो पेड़ पौधे आसानी से उसमें उग सकते हैं। अब यहाँ पर जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है, किसको, मिट्टी को। उसके बाद समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। उसके बाद है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्मजीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है ऊंचा वक्ष, तुगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। हम इसे समझते हैं। मतलब मृदा के निर्माण या मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, तो इसका रंग, रूप और रासायनिक गुणधर्म इसको प्रभावित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उसके बाद समय जो है उसके बाद मिट्टी परिच्छेदिका भी इसको प्रभावित करती है, इसकी मोटाई को निश्चित करती है। उसके बाद वनस्पति, अगर आपको एक चीज़ जान लेना चाहिए कि अगर हम हमेशा किसी मिट्टी में खेती करते हैं लगातार बिना उसको छोड़े हुए 1-2 वर्ष, तो वो मिट्टी क्या होती है, बंजर हो जाती है। क्योंकि हमें मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसे 1 वर्ष के लिए या 2 या 3 वर्ष के लिए छोड़ देना होता है। अगर हम इसे नहीं छोड़ते हैं तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। उसके बाद हम ऊंचा वस्तुता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसे समझने के बाद यहाँ पे है
मिट्टी निर्माण के कारक क्या, मतलब मिट्टी के मुख्य कारक जो होते हैं जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मिट्टी के निर्माण के अन्य कारक स्थल कृति जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण में संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। हमारे पूरे भारत में मिट्टी बहुत अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी। इन सब का कारण क्या होता है, तो जलवायु और स्थान परिवर्तन होता है। जैसे कि बहुत सारे क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसके बाद आप काली मिट्टी के बारे में जानते होंगे कि वो लावा से बनती है, जो ज्वालामुखी फूटता है और लावा ठंडा होने के बाद जो मतलब हमें प्राप्त होता है वही होती है काली मिट्टी, जिस पर कपास की खेती की जाती है। तो मिट्टी के निर्माण के कारक में क्या क्या होते हैं, तो उसके स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है, उसके बाद जलवायु कारक के द्वारा प्रभाव पड़ता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं मिट्टी का निम्नीकरण और संरक्षण के ऊपर। हम मिट्टी के निम्नीकरण को कैसे बचा सकते हैं, मतलब जो केमिकल होते हैं उनका कम प्रयोग करके, और मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मिट्टी और निम्नीकरण में सहायक कारण वन उन्मूलन, जैसे कि पेड़ का कटना, बहुत ज़्यादा चारण जो मतलब जानवर होते हैं उनको हम चरने के लिए छोड़ दें, जिस कारण वो क्या करते हैं, तो मिट्टी की उपजाऊ परत जो होती है उसको भी साथ साथ खा लेते हैं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग करने के कारण भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है। वर्षा का दोहन होने के कारण भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है, और भूसंकलन और बाढ़ के कारण भी। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है, जैसे कि मल्च का बनना, पौधों के बीच अनवरत भूमि जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से ढक जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। उसके बाद है वेदिका फॉर्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका त्रिभ ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाने चाहिए। इससे पृष्ठीय प्रभाव मृदा अपरदन कम होता है। चलिए हम इसे चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि आप 2.5 में ये चित्र देख सकते हैं। ये वेदिका फॉर्म है, मतलब इसको सीढ़ी की तरह काट काट कर बनाया गया है। ये पहाड़ी इलाकों पर खेती की जाती है। उसके बाद है समुच्च रेखीय, ये एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखीय, इसमें समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं समुच्च रेखीय जुताई के बारे में बताया गया है कि आप इसको देखिए कि इसको कैसे बनाया गया है। मतलब मिट्टी के भाग को काट काट कर दिया गया ताकि इसमें जल जो है वो आसानी से पहुँच सके। यहाँ पे भी पहाड़ी विधि से ही खेती की जाती है। प्राकृतिक अवरोध क्या करती है, तो इसका निर्माण करती है, और जुताई ढाल से जल जो है नीचे आराम से बह भी जाता है। ये रक्षक मेखला है जो कि तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाया गया है ताकि ये मिट्टी को आराम से पकड़े रह सके। यहाँ पे रक्षक मेखला का आप चित्र भी देख रहे होंगे कि अगर हम पेड़ों को साथ साथ लगाते हैं तो यह क्या करता है, तो यह मृदा आवरण को बचाता है, मतलब मिट्टी को उड़ने से बचाता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। क्योंकि हमने आपको बता दिया कि हम मिट्टी का संरक्षण कैसे करते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को कसकर पकड़ कर रखती हैं, जिस कारण जो है मिट्टी का क्षरण कम होता है। यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको समझते हैं। भारत में जलोढ़ और काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हैं। आप लोग ये पहले भी जानते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं को एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए कि किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न। आपको इसमें क्या दिखेगा, मिट्टी का कलर अलग होगा, इसमें उपजाऊ के गुण अलग होंगे, और इसमें उगने वाले पेड़ पौधे जो होंगे वो भी अलग होंगे। आप भी इस तरीके का एक क्रियाकलाप स्वयं कर कर देखिए अपने आसपास की मिट्टी को, उपजाऊ कितनी है, इस पर ये कैसे रंग की है और इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, आप ये सब हमें बता सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप को आप घर में भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद आपको पार्ट 2 में इसके आगे बताया जाएगा। तो अब हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, और यह वीडियो का पार्ट 1 था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।